गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 10वीं क्लास का है, थर्ड लेसन है मुद्रा और साख इको का। तो हम लेसन कर रहे थे, अब आगे करेंगे इसे। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बेहतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है कि जब कोई अपना कर्ज नहीं चुका पाता और उसे अपनी कोई ज़मीन बेचनी पड़ती है तो उसे हम कहते हैं कर्ज जाल। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेलता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। इस स्थिति में ऋण आप आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। सपना को कर्ज लाने के लिए अपनी ज़मीन का हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले इसकी तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। आगे है कि ऋण की शर्तें। ऋण की क्या क्या शर्तें होती हैं। हम ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार जैसे हमने कोई ऋण लिया है तो उसके बदले हम कुछ अपनी गिरवी रखेंगे, कोई वस्तु गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है। समर्थक ऋणदार क्या होता है? ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसने कर्ज लिया है उसका मालिक होता है वो। जैसा कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के लिए रूप में करता है, जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणदार बेचने का अधिकार होता है। जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणधारक के आम उदाहरण हैं, जिसका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। कौन कौन सी ऋण की शर्तें? ब्याज दर, कितने दर पर हमें लिया है, किस 2% पर है, 3% पर है। समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करती हैं। अगले इस भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। भारत में औपचारिक क्षेत्र के में साख। हमने ऊपर के उदाहरण से देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है: औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से कर्ज लिए जाते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में अनौपचारिक ऋण जो होता है वो किससे लिया जाता है? साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि से आते हैं। आलेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवहन ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या
अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास जमा रखता है। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यापारियों, व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे बल्कि नहीं दे रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वह कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज की दरें क्या है। अनौपचारिक ऋण में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज़ तरीके से अपने पैसे वापस लेने में रोकने वाला कोई नहीं होता। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र में के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदार के नाम के पास अपने लिए कम आय बचती है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसी कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों से कर्ज समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं। वे नया उद्योग लगा सकते हैं, वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक साख क्या मिलता है। आलेख 2 में शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए कि आप देखते हैं कि उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोत से भी है। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं के से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सब से ये क्या पता चलता है। पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों की केवल 50% पूरा कर पाता है, बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और वह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदार की औपचारिक स्रोतों पर निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि वह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का लाभ उठा सकें। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले कड़ी में देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं हैं। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेधा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋण आधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋण आधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले सकते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋण आधार के भी ऋण दे देते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे।